नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस लीगल चैनल पे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल एजुकेशन के टॉपिक्स पे। तो आज का हमारा विषय है हाउ टू फाइल ए कंप्लेन इन द कंज्यूमर कमीशन। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 को लेकर आया है। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एज ए कंज्यूमर आपके क्या क्या राइट्स हैं और नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 में क्या क्या सुविधाएं एज ए कंज्यूमर आपको मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जान के कि कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है और वो कौन से लोग हैं जो जिन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। तो इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के सेक्शन 27 में इसको डिफाइन किया गया है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज और अवेल्स ए प्रोडक्ट ऑन ए कंसिडरेशन विच इज पेड और प्रॉमिस। यानी कोई भी व्यक्ति जो कोई वस्तु खरीदता है या कोई सर्विसेज अवेल करता है और उसके लिए उसने कंसिडरेशन या तो पैसा चुका चुका है या उसका वादा किया है कि वो पैसे देगा, वो सारे लोग उपभोक्ता हैं। यानी इस डेफिनेशन के अंतर्गत हम सारे ही लोग एक उपभोक्ता हैं। सबसे पहले तो एज ए कंज्यूमर, एज ए उपभोक्ता आपके क्या क्या राइट्स हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो ये सबसे पहला आपका जो अधिकार है वो अधिकार है राइट टू सेफ्टी। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेलर या मैन्युफैक्चरर आपको वैसा कोई सामान नहीं बेच सकता जिससे आपकी जान या माल को खतरा हो। यानी आपके लाइफ एंड प्रॉपर्टी की सेफ्टी सर्वप्रथम है। कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह के सामान नहीं बेच सकता जिससे आपके लाइफ या प्रॉपर्टी को खतरा पहुंच सके। दूसरी जो चीज है वो यह है कि राइट टू बी इन्फॉर्म। यानी जो भी कोई सामान आप खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी, उसके क्वांटिटी, उसकी मात्रा क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। इसके साथ ही आप उसके स्टैंडर्ड के बारे में भी जान सकते हैं और उसके प्राइसिंग के बारे में जानना तो आपका सबसे जरूरी हक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एज ए कंज्यूमर आपको जानना चाहिए और ये आपका हक है कि आप इन सारी चीजों की जानकारी लें। तीसरा जो अधिकार है वो राइट टू चूज है। यानी कि आपको चुनाव करने का अधिकार है। आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आप कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे बहुत सारे प्रोडक्ट को आप उसको देख सकें और कोई भी आपको इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। चौथा जो अधिकार है वो राइट टू बी हर्ड। यानी आपकी जो कोई भी शिकायतें हैं उन सारी शिकायतों पे सुनवाई होनी चाहिए। एज ए उपभोक्ता आपका ये अधिकार होता है कि आपको अगर अपने जिस प्रोडक्ट को आपने खरीदा उससे अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसके निवारण के लिए आप कंपनी या सेलर के पास जा सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं और उस पर सुनवाई होना आपका हक है। तीसरा है राइट टू बी रिड्रेसल। यानी कि जो भी आप शिकायत करते हैं उसको रिड्रेस करना चाहिए। यानी कि उन जो खामियां उसका निवारण भी होना चाहिए। ये भी आपका अधिकार है। तो कोई भी कंपनी आपको जब भी कोई गारंटी या वारंटी कार्ड देता है या कोई भी ऐसा प्रॉमिस करता है जिसमें रिपेयर या रिप्लेसमेंट की बात कही गई हो तो ये आपका अधिकार है कि उस तरह का रिड्रेसल आपके ग्रीवांसेस का हो। तो ये 5 अधिकार आपके हैं। इसके बाद आइए अब जानते हैं कि अगर एज ए उपभोक्ता आपको अगर किसी वस्तु या सेवा से कोई परेशानी है तो आप कंप्लेन कैसे फाइल कर सकते हैं। तो कंप्लेन दाखिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको सारे जो जरूरी कागजात हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। जैसे रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड और वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड या जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारे ट्रांजैक्शन का डिटेल। इसके साथ ही आपको आपके और सेलर के बीच में जो कुछ भी कम्युनिकेशन हुआ उन सारे कम्युनिकेशन की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर कॉज ऑफ एक्शन एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो कॉज ऑफ एक्शन के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि डिफेक्ट्स गुड्स में जो कोई भी वस्तु लिया उसमें डिफेक्ट क्या है, या कोई भी सर्विसेज आप सेवाएं ले रहे हैं तो उसमें क्या डिफिशियंसी, उसमें क्या कमी है, या फिर जो प्राइसिंग है उसमें कोई फर्क तो नहीं है, जो लिखा हुआ है और जो बताया जा रहा है उसमें कोई फर्क तो नहीं है। इसके अलावा अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है यानी कि कोई भी लुभावने ऑफर दे के आपको जो है बहकाया जा रहा है कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो ये भी एक वैलिड कॉज ऑफ एक्शन है। आप इसके लिए लिटिगेशन में जा सकते हैं। तो लिटिगेशन में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक नोटिस देना होगा सेलर को। उस नोटिस में एक प्रेफरेबली अगर आप एक लीगल नोटिस देते हैं तो यह
बहुत बढ़िया होगा। उस लीगल नोटिस में या फिर उस नोटिस में आपको यह बताना होगा कि क्या क्या कमियां हैं, अपने सारे ग्रीवांसेस और इश्यूज आपको उसको बताने होंगे। आपको यह भी बताना होगा कि आपने कितनी बार उनको अप्रोच करने की कोशिश की और उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ये सारी चीजों को बताते हुए आप ये भी बताएं कि यह एक आखिरी वार्निंग है, अगर इस चीज को हमारी जो परेशानियां उसे दूर नहीं करते हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे और केस करेंगे आपके ऊपर। इस तरह से एक ये आखिरी वार्निंग देना बहुत जरूरी होता है। कई बार इससे क्या होता है, इससे फायदा यह होता है कि कई बार जो कंपनी है वो प्रेशर में आती है और आप जल्द से जल्द आपके जो शिकायतें हैं उसे दूर करने की कोशिश करती है। अगर इसके बावजूद भी वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में जो भी आप नोटिस में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का समय देते हैं, अगर उस प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में आपको वो आपके जो शिकायत है उसको दूर नहीं करता, तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो केस करने के लिए तो आपको सबसे पहले तो आपको अपना नाम, फिर जो जहां पे जिस पार्टी को आप बना रहे हैं, जो कंपनी है, जो सेलर है, उसका नाम, फिर आपको अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर सेक्शन 35 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको जो है ये पूरा एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको कॉज ऑफ एक्शन सारे देने पड़ेंगे। जो मॉनिटरी कंपनसेशन आप मांग रहे हैं या जो कुछ भी आप रिलीफ मांग रहे हैं, वो सारी चीजों को आपको डिटेल में देना होगा कि ये परेशानियां, ये शिकायतें या तो आप दूर कर दें या फिर इसका मॉनिटरी कंपनसेशन कर दें। इसके साथ ही आपका जो हरासमेंट होता है, आपका जो मेंटल या इमोशनल या फिजिकल जो भी हरासमेंट होता है, उन सारे हरासमेंट के लिए आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। अब आइए डिस्कस करते हैं कि जुरिस्डिक्शन कैसे तय होता है। तो नया जो इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 आया है, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो यह है कि इसमें पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, उसमें भारी बदलाव होगा। पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन यानी कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू, तो अगर कोई प्रोडक्ट आप कोई वस्तु खरीदते हैं जिसकी कीमत 1 करोड़ तक है, तो अगर 1 करोड़ तक के वस्तु के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं। पहले इसे डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता था, लेकिन अब इसे डिस्ट्रिक्ट इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 में डिस्ट्रिक्ट फोरम को डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जाता है। तो 1 करोड़ तक के वस्तुओं के बारे में अगर आपको शिकायत है तो आप एज ए कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं, वहां शिकायत कर सकते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच में आपको किसी वस्तु पे शिकायत है तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, और 10 करोड़ से ज्यादा की वस्तु पे आपको अगर शिकायत है तो आप सीधे नेशनल कमीशन जा सकते हैं। तो ये एक पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में जो बदलाव है वो है। इसके साथ ही टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में भी कुछ बदलाव आए हैं। जैसे कि पहले आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जहां पे कंपनी थी या जहां रजिस्टर्ड होती थी या जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता था, वहीं पे आप कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन अब जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 है, इसमें आप जहां एज ए कंज्यूमर आप जहां पे रेजिडेंट है, आप वहीं पे आप इसे वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या स्टेट में आप इसके बारे में शिकायत दाखिल कर सकते हैं। तो ये भी एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में बहुत बड़ा बदलाव है। इसके साथ ही कई बार क्या होता था कि कई बार लोग सोचते थे कि हमारे प्रोडक्ट की कीमत उतनी नहीं है, और फिर अगर हम लिटिगेशन में जाते हैं तो लिटिगेशन कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसमें परेशानी होगी सो अलग, तो इसलिए वो अवॉइड करते थे। तो अब अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपने शिकायत कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं, और इसमें रिड्रेसल, और साथ ही साथ इसमें एक और फैसिलिटी मिली है कि वर्चुअल हियरिंग, यानी कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या अपने लैपटॉप से ही वर्चुअल हियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वहां जो कमीशन में जो सदस्य हैं उनको अपनी शिकायत के बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 में लाई गई है। इसके साथ ही बहुत सारे इश्यूज, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिनको कवर नहीं किया था, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक प्री ग्लोबलाइज्ड एरा में आया था। उस वक्त इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म उतने हावी नहीं थे। अब जो है पूरा माहौल बदल चुका है। अब ग्लोबलाइजेशन के बाद और खासकर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद जो कंज्यूमर है उनका अप्रोच भी बढ़ गया, जो सेलर है उनका एक अलग तरह का ही सिनेरियो होता है। इस सिनेरियो को एड्रेस करने के लिए एक जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था वो कम पड़ रहा था, तो इसके लिए नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 लाया गया। इसमें स्ट्रक्चरल और प्रोसीड्यूरल बदलाव किए गए हैं ताकि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। तो ये सारी सुविधाएं आपको जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें दिया गया है।
तो ये जानकारी थी कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन था कि 1986 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत हम फाइल कर सकते हैं क्या केस। कई लोगों ने मेरे से पूछा, तो इसका जवाब है नहीं। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था वो कंप्लीटली रिपील्ड हो चुका है और अब नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 आया है। तो इसके लिए आपको नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही केस फाइल करने होंगे और सेक्शन 35 में केस फाइल करने होंगे। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आप सेक्शन 12 के अंतर्गत केस फाइल कर सकते थे, लेकिन अब जो है ये बदलाव आ गया। अब आपको सेक्शन 35 में ही कंप्लेंट फाइल करने होंगे। तो ये सारे बदलाव आए हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बहुत जरूरी है। और कई हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे फेसबुक ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और उन्होंने मेरे से कहा भी है कि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लेटेस्ट आया है उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो इसीलिए मुझे एक वीडियो लेके आना पड़ा। और साथ ही मैं कई सारे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लीगल और फाइनेंशियल एजुकेशन के बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लीगल एंड फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए यह हमारा एक प्रयास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी बात पहुंच सके, लोगों में के बीच में लीगल और फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर एक जागरूकता आ सके। धन्यवाद।